हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एलेक्स गुरु पर। नेटवर्क एनालिसिस और सर्किट थ्योरी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूलाज याद करने का आसान तरीका। स्टूडेंट्स, कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि हमें किसी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सॉल्व करने में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूलेस का यूज़ करना पड़ता है। साथ ही साथ कई एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में या यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपको एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दे करके आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें। तो उस वक्त आपको उन फॉर्मूलाज की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, फॉर्मूलाज को आसान तरीके से हम कैसे याद रख सकते हैं, इस पर बेस्ड आज हमारा ये वीडियो है। आप वीडियो पूरा देखें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को आप लाइक ज़रूर से करें। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन की। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूलाज को देखने से पहले हम ये देखते हैं कि स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉब्लम्स हमें कहाँ मिलती है, कौन से केसेस में हमें स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन लगाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, सपोज मेरे पास कोई एक ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम में मुझसे कहा जा रहा है कि आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए इन दो टर्मिनल्स पर। ये सपोज एक्स और वाई टर्मिनल्स है और इन टर्मिनल्स पर हमने कुछ रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3, R4 और R5 कनेक्ट कर रखे हैं और आपसे एक आ जा रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप एक्स वाई टर्मिनल पर निकालिए। तो हमें हमारे दिमाग में सीधा यही आता है कि हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस को यूज़ करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। अब जब हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाने जाते हैं तो हम यहाँ ये देखते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R1 का पहला सिरा यहाँ कनेक्टेड है, दूसरा सिरा यहाँ कनेक्टेड है। अब इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में R2 और R3 रेजिस्टेंसेस हमें दिख रहे हैं, लेकिन R2 और R3 रेजिस्टेंस के बीच में फिर एक R4 रेजिस्टेंस चल गया। मतलब ये हुआ कि हम R1 और R2 R3 को पैरेलल में कंसिडर नहीं कर सकते इस नई ब्रांच की वजह से। तो ऐसे केसेस में हम ये देख पा रहे हैं कि या तो हमारे पास में एक ऐसा डेल्टा जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है जो R1, R2 और R3 रेजिस्टेंस से बन रहा है, या फिर R2, R3 और R4 रेजिस्टेंस से एक स्टार बन रहा है। अगर मैं इन तीनों रेजिस्टेंसेस को, सपोज हम यहाँ पर टर्मिनल्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये टर्मिनल 1 है, ये टर्मिनल 2 है और ये टर्मिनल 3 है। अब इस 1, 2, 3 टर्मिनल पर अगर हम इस डेल्टा को कुछ ऐसे स्ट्रक्चर से कन्वर्ट कर दें, ये आपका एक्स टर्मिनल है और इस 1 से, ये 1 टर्मिनल था, इस 1 से मैं कुछ ऐसा रेजिस्टेंस लगा करके और इसको कन्वर्ट कर दूं, ये आपका टर्मिनल 2 था और ये टर्मिनल आपका 3 था। मतलब 1, 2 और 3 के बीच में जो डेल्टा बन रहा था, इस डेल्टा को मैंने कुछ रेजिस्टेंसेस, 3 रेजिस्टेंसेस से स्टार से कन्वर्ट अगर मैं कर दूं, ऐसा स्ट्रक्चर अगर मैं बना दूं, तो इस स्ट्रक्चर को बनाने के बाद में देखिए, ये 3 नए रेजिस्टेंसेस हमने सपोज मान लिए हैं। ये R1 डैश है, ये R2 डैश है और ये R3 डैश है सपोज, और ये R4 और R5 है। तो अब देखिए, अब क्या हो रहा है, अब ये R2 डैश और R5 सीरीज में हो गया, R3 डैश और R4 सीरीज में हो गया, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, फिर ये कॉम्बिनेशन पैरेलल में हो गया तो ये सॉल्व हो जाएगा, फिर इसके साथ में हम इसको ऐड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और तरीका ये हो सकता था कि मैं यहाँ पर कुछ नए टर्मिनल्स ये मान लेता हूँ, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अगर इन 1, 2, 3 टर्मिनल्स को लेकर के मैं इन पर ये जो लगा हुआ स्टार है, इसको मैं डेल्टा में कन्वर्ट करूं। देखिए, जो ओरिजिनल नेटवर्क 1, 2, 3 टर्मिनल को छोड़ करके है वो ऐसा है। मतलब ये रेजिस्टेंस R1 को मैंने टच नहीं किया है और R5 को टच नहीं कर रहा हूँ। R1 और R5 एज इट इज बना दिए। इस स्टार को देख रहा हूँ मैं अंदर वाले, तो इसको अगर मैं डेल्टा में कन्वर्ट करूंगा तो 1 और 2 के बीच में मैं एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करूंगा, फिर 2 और 3 के बीच में मैं एक रेजिस्टेंस करूंगा और फिर 1 और 3 के बीच में मैं एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करूंगा। तो मैंने क्या किया, ये जो R2, R3 और R4 है, इसकी जगह मैंने कुछ R3 डैश, R4 डैश और R2 डैश रेजिस्टेंसेस बना दिए। तो अब क्या हुआ, ये पैरेलल हो गया, ये पैरेलल हो गया, और ये पैरेलल जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये सीरीज हो जाएगा और ये सीरीज फिर इसके साथ पैरेलल होकर के आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आपको ये देखना होगा कि कहीं डायरेक्ट सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस अगर मुझे नहीं मिल रहे हैं तो मुझे स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन उपयोग करना पड़ेगा। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन उपयोग करते वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो यही होता है कि हम
नेटवर्क में जब उसको अप्लाई करने जाएंगे, उसको अप्लाई करने से पहले हम ये देख लें कि हमें फॉर्मूलाज कैसे याद रखना है और हमारी टर्मिनोलॉजीज कैसे होगी। तो देखिए, नेटवर्क में आपको क्वेश्चन जब दिया जाएगा तो कुछ वैल्यूज लिखी रहेगी, आप उन वैल्यूज पर ध्यान ना दे करके आप हमेशा इस टाइप से कुछ टर्मिनोलॉजीज सेट कर लीजिए। ये मैंने आपके सामने एक स्टार बना दिया है और एक मैं यहाँ पर डेल्टा बना रहा हूँ। डेल्टा में आपके तीनों रेजिस्टेंसेस इस टाइप से एक ट्राइंगल बना हुआ रहेगा, उस ट्राइंगल के 3 सिरों पर तीन ब्रांचेस में कनेक्टेड रहेंगे। यहाँ टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये जो पर्टिकुलर टर्मिनल्स है, इन टर्मिनल्स को मैं क्लॉकवाइज मार्क कर देता हूँ 1 2 3। तो यहाँ पर भी मैं इनको क्लॉकवाइज ही मार्क कर दूँ 1 2 और 3। हमने जहाँ 1 है वहाँ 1 ही रखेंगे, जहाँ 2 है वहाँ 2 रखेंगे और जहाँ 3 है वहाँ 3 रखेंगे। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तब मतलब हम यहाँ से चाहे इधर जाएं चाहे यहाँ से हम इधर आए, दोनों तरफ के फॉर्मूलेस अभी हम देखने वाले हैं। इस रेजिस्टेंस को मैं सिर्फ R1 रेजिस्टेंस कहूँगा, इस रेजिस्टेंस को मैं सिर्फ R2 रेजिस्टेंस कहूँगा और इस रेजिस्टेंस को मैं सिर्फ R3 कहूँगा। सिर्फ R1 R2 R3 कहने का मतलब ये है कि R के साथ मैंने सिर्फ 1 लिखा है। 1 क्यों लिखा है? क्योंकि ये सिर्फ 1 पे कनेक्टेड है। 2 लिखा है क्योंकि ये सिर्फ 2 पे कनेक्टेड है। 3 लिखा है क्योंकि ये सिर्फ 3 पे कनेक्टेड है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ क्या लिखने वाला हूँ। मैं यहाँ 1 2 लिखने वाला। क्यों? क्योंकि ये 1 और 2 के बीच में कनेक्टेड रेजिस्टेंस है, ये 2 और 3 के बीच में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इसलिए मैं इसको R2 3 लिख देता हूँ। और ये 1 और 3 के बीच में कनेक्टेड है, इसलिए 1 3 लिख देता हूँ। 1 2 को आप 2 1 2 3 को आप 3 2 या 3 1 को आप 1 3 कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो हो गई सीधी बात एक हमारी कि हम टर्मिनोलॉजीज कैसी लेंगे। नेटवर्क आपको जब दिया रहेगा, जैसे अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा था, इस एग्जाम्पल में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि डेल्टा आप कौन सा ले रहे हैं और स्टार आप कौन सा ले रहे हैं। अगर आपने इन 3 टर्मिनल को लिया है तो यहाँ पर आपने 1 मान लिया, यहाँ 2 मान लिया, यहाँ 3 मान लिया, तो ये आपने एक डेल्टा चूज कर लिया। अब इस डेल्टा को जब आप हटाएंगे तो इस 1 पर ये तीनों रेजिस्टेंसेस को आप यहाँ से एज इट इज उठा लेंगे और 1 पर सिर्फ ये एक रेजिस्टेंस जो R1 आएगा उसको कनेक्ट करेंगे। फिर ये सिरा बीच में ऐसे ही रहेगा और 2 वाले पॉइंट पर ये R2 रेजिस्टेंस करेंगे, 3 वाले टर्मिनल पर ये R3 रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मान लो सपोज हम ये कहें कि हमें R1 R2 R3 की वैल्यूज़ पता है और मुझे ये वैल्यूज़ निकालनी है, तो मैं क्या फॉर्मूलेज यूज़ करूँगा। तो पहले हम समझ लें, यहाँ पर अगर मुझे ये वैल्यूज़ दी हुई है, R1 R2 R3 दी हुई है और मुझे ये निकालना है। सपोज मैं सबसे पहले लिखता हूँ कि मुझे R12 निकालना है। तो R12 निकालने के लिए देखिए मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ पर देखिए 1 2 अगर मेरे को निकालना है तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें जो मिसिंग है वो डिनोमिनेटर में आता है। बस आपके पास जो वैल्यूज गिवन होगी, R12 निकालना है, ये निकालना है, इसका मतलब R1 R2 R3 गिवन है और ये गिवन है, इसका मतलब इन यहाँ जो ये 1 2 इसमें जो मिसिंग टर्म है वही नीचे आएगी। तो मिसिंग टर्म क्या है? R3 मिसिंग है, इसलिए R3 नीचे आ जाएगी। ऊपर इन चूंकि अब आपको डिनोमिनेटर आपको मिल गया, न्यूमरेटर आप में आपको लिखना है, तो न्यूमरेटर में आपको इन सबके कॉम्बिनेशंस लिखने हैं, R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1। ये हो गया सिंपल फार्मूला। ऐसे ही अगर अब मैं आपसे कहूं कि आप R23 लिखिए, तो R23 में आप सिंपली आइडेंटिफाई कर लीजिए कि 1 मिसिंग है, मतलब R1 नीचे आएगा, ऊपर यही कॉम्बिनेशन आएगा, R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1। फिर आप देख लीजिए अगला आपको निकालना है R13 या R31, भाई R12 आ गया, R23 आ गया, अब R13 या R31 निकालना है। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा R2 क्योंकि 2 यहाँ पर मिसिंग है, न्यूमरेटर में आ जाएगा R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1। एक ट्रांसफॉर्मेशन ये हो गया। आपको अगर कहाँ से जाना है, स्टार से डेल्टा में जाना है, तो स्टार से डेल्टा के फॉर्मूलेज ये हो गया। अब अगर मान लो आपको डेल्टा गिवन है और डेल्टा से आपको स्टार जाना है, अगर डेल्टा गिवन है मतलब ये तीनों वैल्यूज आपको गिवन है, ये तीनों R12 R23 और R13 गिवन है और आपको R1 R2 R3 निकालना है। तो अगर सपोज मुझे R1 लिखना है तो देखिए मैं R1 क्या लिख रहा हूँ। R1 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अगर आपको डेल्टा गिवन है और आप स्टार की वैल्यूज निकाल रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि इस 1 पर क्या क्या कनेक्टेड है। R1 निकालना है तो 1 पर क्या क्या कनेक्टेड है, 1 पर 1 3 और 1 2, या फिर हम ये कहें कि 1 जिसमें है मतलब R12 में है और R13 में है, बस दो में ही है। 1 2 और 1 3 में है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपॉन सबका समेशन R12 R13 प्लस R23। अब आप आसानी से बोलेंगे कि R2 मतलब जिसमें 2 है, किस में 2 है, 1 2 में है और 2 3 में है, तो R12 इंटू R23 ये 2 पर कनेक्टेड भी है, डिनोमिनेटर में वही R12 प्लस R13 प्लस R23।
अब कोई कहे R3 क्या होगा, तो बहुत आसान है, R3 होगा आपका R13 इंटू R23 जिसमें 3 है अपॉन R12 प्लस R13 प्लस R23। तो देखिए बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप इस टाइप से इन फॉर्मूलेस को याद रख सकते हैं। बुक्स में ABCD में भी दिया रहता है, ज़्यादा सोचना पड़ता है, आप वैसे भी याद कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस होते हैं जब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो और आपके नेटवर्क में कहीं पर स्टार या डेल्टा बीच में आ रहा है, डायरेक्ट सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो उस कंडीशन में आप इन फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं क्विक। सपोज ये प्रॉब्लम हमें दिया हुआ है और हमसे कहा जा रहा है कि AB टर्मिनल पर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। तो AB टर्मिनल पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते वक्त जब मैं इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करता हूं तो मैं यहाँ पर ये देखता हूँ कि ये रेजिस्टेंस 1 ओम का रेजिस्टेंस इस 2 और 2 ओम से कनेक्टेड है, पर ये 2 और 2 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल में नहीं है, क्योंकि ये जो 3 ओम रेजिस्टेंस है इनके दोनों टर्मिनल के बीच में आ गया। हम इन तीनों को सीरीज में भी नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ फिर करंट डिवीजन हो रहा है। तो कुल मिलाकर के ऐसे केसेस में आपको स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा। यहाँ जब हम पर्टिकुलर केस में बात कर रहे हैं तो आप क्या करिए, इसमें पहले ये समझ लीजिए कि आप डेल्टा कहाँ लेंगे या स्टार कैसे लेंगे, और कैसे भी आप ले सकते हैं, आपको जहाँ सुटेबल लगे। जैसे सपोज मैं यहाँ कह देता हूँ कि ये टर्मिनल मैंने 1 टर्मिनल मान लिया, ये टर्मिनल मैंने 2 टर्मिनल मान लिया और ये टर्मिनल मैंने 3 मान लिया। अगर मैं ऐसा मानता हूँ तो ये 1 2 और 2 3 के बीच में हम ऐसा कह सकते हैं कि ये ऐसा हमारे पास में एक डेल्टा है। ये आपका 1 है, ये 2 है और ये 3 है। क्लॉकवाइज हमने इसकी नंबरिंग कर दी। ये 2 ओम रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्टेड है, ये 3 ओम रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्टेड है और ये 2 ओम रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्टेड है। इस रेजिस्टेंस को, ये 1 और 2 के बीच में जो रेजिस्टेंस है, इसको मैं R12 कहता हूँ, इसको मैं R23 कहता हूँ और इसको मैं R13 कहता हूँ। अगर मैं इसको इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर देता हूं तो देखिए मैं डैश लाइन से आपको यहां समझाता हूं। एक यहां कनेक्ट करूंगा, मैं एक यहां कनेक्ट करूंगा और एक यहां कनेक्ट करूंगा और इस 3 2 और 2 को मैं हटा दूंगा। तो देखिए मैं यहां पे पूरा सर्किट ड्रॉ करता हूं। ये मैंने स्टार्ट किया यहां से, ये 1 पॉइंट है, ये 1 ओम है और ये 1 पॉइंट है। यहां से स्टार्ट किया 1, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट किया, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट किया। इस टर्मिनल को 1 कहा, इस टर्मिनल को 2 कहा, इस टर्मिनल को 3 कहा। ये वो रेजिस्टेंसेज है जिनको हम हमारे टर्मिनोलॉजी में R1, 2 पे कनेक्टेड को R2 और 3 पे कनेक्टेड को R3 कहते हैं। अब ये 2 और 3 हट गया तो यहाँ पर ये बचा हुआ 2 कनेक्टेड रहेगा ऐसा ही, और यहाँ पर ये 2 कनेक्टेड रहेगा। तो अब देखिए अब कहानी थोड़ी सी आसान हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो R2 का मान मैं निकालूंगा, ये R2 और ये 2 ओम रेजिस्टेंस, ये वाला, ये सीरीज में हो जाएगा। ये जो R3 है ये और ये 2 ओम रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएगा। तो अब हम इन सीरीज को ऐड करके फिर पैरेलल में सोल्व करके आसानी से वैल्यूज निकाल पाएंगे। तो देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहां पर हमें R12, R23 और R13 दिया हुआ है, मतलब मुझे R1 निकालना है। R1 जब मुझे निकालना होता है तो हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, जिसमें 1 आता है, R12 इंटू R13 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R12 प्लस R13 प्लस R23। मतलब ये हुआ कि R12 इंटू R13, 1 पे जो कनेक्टेड है दोनों, ये और ये, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 2 प्लस 3, ये हो गया 4/7। इसी टाइप से अगर मैं R2 निकालूंगा तो R2 मुझे क्या मिलेगा, 2 पर जो कनेक्टेड है तो 2 इंटू 3 अपॉन टोटल वही 2 प्लस 2 प्लस 3, मतलब 6/7। और R3 क्या हो जाएगा, देखिए R3 हो जाएगा जो 3 पे कनेक्टेड है, तो 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 2 प्लस 3, मतलब 6/7। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो R1 रेजिस्टेंस है, इस R1 रेजिस्टेंस का मान आ गया 4/7, इस R2 रेजिस्टेंस का मान आ गया 6/7, इस R3 रेजिस्टेंस का मान आ गया 6/7। तो इस पर्टिकुलर ब्रांच का मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये तो दोनों सीरीज में है, ऐड हो जाएंगे तो 1 प्लस 4/7 ओम हो गया। ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, एक ही साथ हैं, तो 2 प्लस 6/7। इसी टाइप से ये आपका हो जाएगा डिनोमिनेटर इस साइड वाला 2 प्लस 6/7। ये तो दोनों ही सेम हो रहे हैं, 2 प्लस 6/7, 2 प्लस 6/7, तो ये डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। जब पैरेलल में सेम रेजिस्टेंस होता है तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 आप सोल्व कर सकते हैं। कुल मिलाकर के अब आसानी से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो देखिए जब हम थ्योरम सॉल्व करते हैं तब भी हमें कई बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है। तो हो सकता है कि आपको बाकी सब कुछ पता हो, लेकिन अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपने नहीं पढ़ा है और अगर आप वहां पर फॉर्मूलाज लगा करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपकी गाड़ी अटक सकती है। तो गाड़ी ना अटके
इसके लिए आप बने रहें इलेक्स गुरु पर, कंसेप्ट्स आप देखते रहें, पढ़ते रहें, समझते रहें और उनकी प्रैक्टिस करते रहें। एक बार अगर आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो इसको आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें, शेयर कर दें और साथ ही साथ अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन आप ज़रूर से प्रेस करें ताकि जब भी कोई हमारा नया वीडियो जारी हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।